दोस्तों निफ्टी आज 10,000 से भी नीचे चला गया। मार्केट बहुत डाउन चली गई, जिसको देख के बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी घबरा गए और इसके अलावा रिटेल इन्वेस्टर्स तो और ज़्यादा डरे हुए हैं कि इस टाइम पे हम क्या करें। इस वॉलेटाइल मार्केट में बहुत लोग ये बोलते हैं कि मैं अपनी एसआईपी रोक देता हूँ। बहुत लोग ये बोलते हैं कि जो भी मेरा स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है उसको बेच के जो भी पैसे बचे हैं उसको निकाल के बैंक में डाल देता हूँ। तो इस केस में क्वेश्चन आता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे समझदारी से अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान करना चाहिए और अगर मुझे इन्वेस्टमेंट पहले से की हुई है तो मुझे कैसे अपने आने वाले टाइम में प्लानिंग करनी चाहिए। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको ये नहीं बताना चाहता कि मार्केट क्यों नीचे गया। ये सबको आपको पता ही होगा कि बहुत से रीजंस थे जिसकी वजह से मार्केट अभी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। बहुत लोग पैनिक किए हुए हैं, बहुत ज़्यादा सेलिंग हो रही है जिसके चलते निफ्टी अभी 10,000 से नीचे जा चुका है। तो इस टाइम पे इंपॉर्टेंट है वो 5 की लर्निंग्स जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो रिटेल इन्वेस्टर्स को एक समझने में हेल्प करेंगे कि इस वॉलेटाइल वाले टाइम में, इस पैनिक वाले टाइम में वो कैसे अपनी प्लानिंग कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट की। इसके अलावा वो क्या गलतियां हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए और जिनको अवॉइड करके वो आने वाले टाइम में अभी से एक अच्छी इन्वेस्टमेंट प्लान करके एक अच्छी रिटर्न आने वाले टाइम में बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि मार्केट नीचे क्यों जा रहा है तो इसके पीछे बहुत से रीजंस थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो स्टार्ट हुआ कोरोना वायरस से। इसके बाद बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट में करेक्शन आएगा, मार्केट पहले ही बहुत ज़्यादा प्राइस पे चली गई है। तो उसके बाद जब ये दोनों रीजन मिक्स हो गए तो मार्केट में पैनिक आना स्टार्ट हुआ और जब भी मार्केट में पैनिक आता है तो बहुत लोग पैनिक में आके अपने स्टॉक्स को सेल करना स्टार्ट करते हैं और जब भी सेलिंग स्टार्ट होती है तो वहाँ पर बायर्स नहीं होते, सिर्फ सेलर्स होते हैं। और जब बहुत ज़्यादा सेलर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं तो जो इंडेक्स, जो मार्केट, जो पर्टिकुलर स्टॉक आपने हायर प्राइसेस पे बेचे होते हैं तो उनका जो खरीदार होते हैं वो बहुत कम प्राइसेस पे आ जाते हैं, जिसके चलते उनका प्राइस नीचे को आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो थोड़ा बैकग्राउंड था कि मार्केट नीचे क्यों आ रहा है। अब मैं आता हूं वो 5 की लर्निंग्स पे जिनका आपको इस टाइम पे, इस पैनिक के टाइम में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और जिनको आप गलतियां करने से अवॉइड करना है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है एसआईपी से रिलेटेड। एसआईपी की अगर बात करूँ तो एसआईपी में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो हर महीने आपके अकाउंट से थोड़ा पैसा कट जाता है और वो पैसा जाके जिस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में आपने एसआईपी डाली थी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस टाइम पे क्या जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स करते हैं, वो अपनी एसआईपी को रोक देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली गलती जो आपको अवॉइड करना है, एसआईपी को नहीं रोकना है, क्योंकि एसआईपी जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एवरेज प्राइस को कम करने में। इस टाइम पे आपको एसआईपी स्टॉप क्यों नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों अगर आप किसी भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के पास जाओगे या किसी के पास भी जाओगे जो मार्केट में इन्वेस्ट करता है, वो आपको 2 चीज़ें समझाता है। जब मार्केट ऊपर होती है तो आपको कम बाय करना है, जब मार्केट नीचे होती है तो आपको ज़्यादा बाय करना है। तो दोस्तों जो एसआईपी होता है वो इस ऑब्जेक्टिव को मीट करता है। मतलब कि अगर आप एसआईपी करते हो तो जब प्राइस ज़्यादा होता है तो आप कम बाय करते हो और जब प्राइस कम होता है तो आप ज़्यादा बाय करते हो। ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। कैसे? मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। मान लो कि आप एसआईपी करते हो 1000 रुपीज का एवरी मंथ इन अ पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड और जब प्राइस ज्यादा था, जब मार्केट ऊपर थी, तो जिस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते थे उसका एनएवी 100 रुपीज था। मतलब कि हर महीने आप 10 यूनिट को बाय करते थे जब मार्केट ऊपर थी। लेकिन अब मान लो कि मार्केट में पैनिक आ गया, सबने सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया, तो उस म्यूचुअल फंड के ऊपर भी असर तो पड़ेगा ही, क्योंकि जब मार्केट नीचे जाती है तो म्यूचुअल फंड भी नीचे को जाने स्टार्ट होते हैं। अब मान लो कि जिस एनएवी में आप इन्वेस्टमेंट करते थे उस एनएवी का वैल्यू 100 रुपीज से गिर के अभी 50 रुपीज पे आ गया, मतलब कि 50% नीचे चला गया। लेकिन अभी भी आपने अपने एसआईपी को स्टॉप नहीं किया, अभी भी आप 1000 रुपीज का बाय करते हैं एवरी मंथ। तो इस महीने में आप कितना बाय करोगे? 1000 डिवाइडेड बाय 50, मतलब कि इस महीने में आपको 20 यूनिट्स मिलेगा। तो आपका जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है, जो हर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आपको बताता है कि जब मार्केट ऊपर जाता है आपको कम बाय करना है, जब मार्केट नीचे जाता है आपको ज़्यादा बाय करना है। तो इस केस में भी जब मार्केट नीचे आया, जब उसका एनएवी 100 से 50 पे आ गया, उस केस में आपने 10 यूनिट की जगह आपने 20 यूनिट्स को बाय किया। मतलब कि ऑटोमेटिकली जब मार्केट नीचे जाता है तो एसआईपी आपको हेल्प करता है ज़्यादा बाय करने में। तो इस टाइम पे सबसे बड़ी गलती जो बहुत से रिटेल इन्वेस्टर करते हैं वो अपनी एसआईपी को स्टॉप कर देते हैं और बोलते हैं कि जब मार्केट और नीचे जाएगा तब मैं अपनी एसआईपी स्टार्ट करूंगा। तो दोस्तों सबसे बड़ी गलती करने से बचें। इस टाइम पे आपको अपनी एसआईपी स्टॉप नहीं करनी चाहिए। ये सबसे बड़ी और सबसे की लर्निंग है इस वीडियो की। चलिए बात करते हैं सेकंड की लर्निंग की। तो सेकंड की लर्निंग पे जाने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जब भी आप किसी एक बड़ी कंपनी, मान लो कि लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप सबसे पहले क्या देखते हो? अगर कोई एक समझदार इन्वेस्टर होगा तो सबसे पहले उसके फंडामेंटल्स देखता होगा। फंडामेंटल्स में भी सबसे पहले उसकी अर्निंग देखता होगा, उसका बिजनेस समझने की कोशिश करता होगा, उसका कैश फ्लो देखता होगा। ये सब देखने के बाद उसको पता चलता होगा कि कंपनी बहुत अच्छी है, मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए। और उसके बाद उसमें जाके अपना जो उसने पैसा कमाया होता है उस हार्ड एंड मनी को उस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है, ये सोच के कि कंपनी आने वाले टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन इसके बाद जब भी मार्केट ऐसे करेक्ट होती है, मार्केट बहुत ज़्यादा जब नीचे चली जाती है तो बहुत लोग रिस्क में चले जाते
रहते हैं, उनको लगता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे चली गई, रिसेशन आ गया, इस केस में कहीं उसमें इन्वेस्टमेंट की हुई कंपनी कहीं बंद ना हो जाए। अगर वो बंद हो जाएगी तो उसने जो सारा पैसा इन्वेस्ट किया वो जीरो पे चला जाएगा, मतलब कि उसका सारा पैसा इन्वेस्टमेंट किया हुआ वो डूब जाएगा। लेकिन इस केस में आपको र्यूमर से बचना चाहिए। इस केस में आपको अपने रिस्क को बहुत क्लियरली देखना चाहिए। रिस्क क्या होता है? सबसे बड़ा जो रिस्क किसी भी कंपनी के केस में होता है उसकी वर्किंग कैपिटल। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है? तो जो सबसे बड़ा रिस्क ऐसे केस में किसी भी कंपनी के सामने आता है उसकी वर्किंग कैपिटल का आता है। अब वर्किंग कैपिटल क्या होती है? अब मान लो कि आप एक कंपनी को रन करते हो, उस कंपनी को रन करने के लिए थोड़ा सा पैसा आप अपने पास रखते हो कि ताकि कभी भी कोई एडवर्स सिचुएशन आती है तो उस पैसे का यूज करके आप उस डिफिकल्ट टाइम में अपनी कंपनी को रन कर सको 6 से 8 महीने के लिए। तो जो भी बड़ी कंपनीज होती हैं जिनका फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है उनका वर्किंग कैपिटल अच्छा होता है, और वो कंपनीज बहुत अच्छे पैसे को अपना साइड में रखती हैं एज अ कैश रिजर्व, ताकि जब भी डिफिकल्ट टाइम आते हैं तो उन कंपनी अपने आप को सर्वाइव करती रहे, और जब भी पूरी इकोनॉमी उस रिसेशन से बाहर निकलेगी और वो कब ऊपर को जाना वापस से स्टार्ट होगा तो उस केस में वो कंपनी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकती है। तो आपको र्यूमर्स में नहीं जाना चाहिए कि आप अपना सब कुछ सेल कर दो और वो कंपनी आने वाले टाइम में बंद हो जाएगी। अगर कोई कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, उसका वर्किंग कैपिटल अच्छा है, तो ये डिफिकल्ट टाइम में हो सकता है इस कंपनी का शेयर नीचे जाएगा, लेकिन अगर वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, आपने उसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो आपको उसको सेल नहीं करना चाहिए, आपको उसमें रिटेन करके रखना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि वो कंपनी बहुत ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रांग है और ये प्राइस उसके फंडामेंटल प्राइस से नीचे जा चुका है, तो आपको उसको वापस से बाय करने को रिकंसिडर करना चाहिए और थोड़ा थोड़ा करके उसका बाइंग वापस से स्टार्ट करना चाहिए। चलिए अब मैं बात करता हूं थर्ड की लर्निंग की। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इन्वेस्टमेंट नहीं करते ये सोच के कि जब मार्केट नीचे जाएगी तब वो इन्वेस्टमेंट करेंगे जब मार्केट करेक्ट होगी। तो शायद ये टाइम उनके लिए अच्छा है जिन्होंने पैसा साइड में रखा था और सोच रहे थे कि जब मार्केट नीचे जाएगी अब उनको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लेकिन अब उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि मैं इन्वेस्टमेंट कब करूं? क्या सारा पैसा मैं आज के दिन में डाल दूं? आज निफ्टी 6% डाउन है अभी तक, तो क्या मेरे पास अगर पैसा साइड में पड़ा है तो सारा पैसा मैं एक दिन में इन्वेस्टमेंट कर दूं? क्योंकि किसी को नहीं पता कि बॉटम क्या होगा, तो शायद मुझे अभी इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। तो इस केस में मैं आपको बहुत क्लियरली समझाना चाहता हूं कि अगर आपके पास पैसा पड़ा है जो आपको इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आपके पास थोड़ा पैसा लिक्विड फंड में पड़ा है, कैश में पड़ा है, और आप सोच रहे हैं कि मार्केट बहुत नीचे चली गई, मैं सारा पैसा इन्वेस्टमेंट कर दूं, तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा ध्यान दें कि सारे पैसे को एक दिन में इन्वेस्टमेंट मत करें। मार्केट नीचे को जा रही है, कोई नहीं जानता कि कितना नीचे जाएगी। अगर कोई आपको बता रहा है तो आपको शायद झूठ बोल रहा है। किसी को नहीं पता कि मार्केट कितना नीचे जाएगी, क्योंकि बॉटम को प्रेडिक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। तो इस केस में अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप सारा पैसा एक दिन में इन्वेस्टमेंट कर दें, तो वो आपको नहीं करना चाहिए। इस केस में अगर आपके पास थोड़ा पैसा है, आपको मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, तो अभी से उसका SIP स्टार्ट करें। अगर आपको SIP भी स्टार्ट नहीं करना, आपको SIP करना अच्छा नहीं लगता और आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, तो स्टॉक मार्केट में अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो स्मॉल चंक्स में करें। बहुत सारा पैसा एकदम से इन्वेस्टमेंट मत करें। थोड़ा थोड़ा पैसा करके अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, मान लो आपके पास 100 रुपीज़ है तो 10 रुपीज़ आज इन्वेस्ट कीजिए, 10 या 20 रुपीज़ इन्वेस्ट कीजिए, डिपेंडिंग अपॉन योर पर्सनल रिस्क, क्योंकि रिस्क हो सकता है कल को मार्केट और नीचे चली जाए। तो अगर आप अपना सारा पैसा आज इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो कल को अगर मार्केट और नीचे जाता है तो आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं बचेगा। लेकिन अगर आप स्मॉल चंक्स में इन्वेस्टमेंट करोगे, आप आज आपने थोड़ा सा इन्वेस्ट किया, कल को मार्केट और नीचे जाएगी, आप थोड़ा और इन्वेस्ट करोगे तो आपका प्राइस नीचे जाता जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पे लोग ये पूछते हैं कल अगर मार्केट ऊपर चली गई, तो दोस्तों अगर आज मार्केट नीचे 6% नीचे गई, अगर आपने थोड़ा सा इन्वेस्ट किया, कल मार्केट मान लो 4% ऊपर भी जाती है तो आपका एवरेज प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाता। तो अगर आप स्मॉल चंक्स में इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप पैनिक से भी बच सकते हो, आप एक अच्छा पोर्टफोलियो भी बना सकते हो, आपको एक एवरेज प्राइस भी कम मिलेगा और आने वाले टाइम में आप एक अच्छी रिटर्न भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब मैं आता हूँ फोर्थ कॉन्सेप्ट पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आपको सबने बताया होगा, लेकिन प्रैक्टिकली उसको इंप्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और ये कॉन्सेप्ट है डाइवर्सिफिकेशन का। डाइवर्सिफिकेशन मतलब कि अपने पैसे को एक जगह पे मत डालिए, अपने पैसे को अलग अलग एसेट्स में डालिए, अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में डालिए, अलग अलग स्टॉक्स में डालिए, ताकि आपका रिस्क कम हो जाए, आपका रिस्क भी कम हो, और जब मार्केट नीचे को जाती है तो आपका लॉस भी थोड़ा कम हो जाता है। हो सकता है कि आपको रिटर्न थोड़ी कम मिले, लेकिन आपका रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो जाता है जब आप डाइवर्सिफिकेशन करते हो। लेकिन तब लोग क्वेश्चन ये पूछते हैं मैं डाइवर्सिफिकेशन कैसे करूं? कुछ लोग ये बोल रहे होंगे मैंने तो बहुत अच्छे से डाइवर्सिफिकेशन किया था, मैंने म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट किया था, स्मॉल कैप में भी किया था और मिड कैप में भी किया था, लेकिन मेरा पोर्टफोलियो तो फिर भी ब्लीड कर रहा है। तो दोस्तों डाइवर्सिफिकेशन हमेशा अलग अलग लेवल पे किया जाता है। पहला, टाइप ऑफ एसेट्स में, तो स्टॉक्स एक टाइप का एसेट है। आपको डाइवर्सिफिकेशन करते टाइम सबसे पहले ये देखना है कि आपको कौन कौन से एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना है। तो डाइवर्सिफिकेशन का जो पहला स्टेप होगा, आपको एसेट की टाइप पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सबसे पहला जैसे थोड़ा स्टॉक्स में कीजिए, थोड़ा डेट में कीजिए, थोड़ा कमोडिटी में कीजिए। कमोडिटी में जैसे आप थोड़ा गोल्ड में कर सकते हो, इसके अलावा थोड़ा थोड़ा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में कर सकते हो, और थोड़ा पैसा आप लिक्विड फंड में भी डाल के रख सकते हो।
तो डाइवर्सिफिकेशन ऐसे डिफिकल्ट टाइम्स में आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि जब आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो स्टॉक्स का नीचे को जाना स्टार्ट होता है तो थोड़े कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जो इस टाइम में आपको ठीक ठाक रिटर्न दे देंगे। क्योंकि अगर मैं रिसेंट के टाइम में देखूं तो जब डेट फंड बहुत ज़्यादा नीचे जा रहे थे तो बहुत से लोगों ने सारा पैसा स्टॉक्स में डाल दिया, लेकिन अब स्टॉक मार्केट भी नीचे जाना स्टार्ट हो गया, लेकिन अब डेट म्यूचुअल फंड उतना ज़्यादा नीचे नहीं गए जितना स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है। तो उस केस में अगर आपने डाइवर्सिफिकेशन अच्छे से किया होता तो आपको ठीक ठाक रिटर्न मिल जाता। अगर आपने थोड़ा सा पैसा गोल्ड में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वेस्ट किया होता तो शायद आपको डाइवर्सिफिकेशन का और ज़्यादा फायदा मिल जाता। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि अगर किसी ने स्मॉल मिड और लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट किया था तो उसका लॉस ज़्यादा हुआ होगा, क्योंकि उसने स्टॉक मार्केट के अंदर डाइवर्सिफिकेशन किया था, एसेट क्लासेस में डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया था। तो थोड़ा पैसा स्टॉक में डाले, थोड़ा डेट में डाले और थोड़ा गोल्ड या और कमोडिटीज़ में डाल सकते हैं, जो आपको यहाँ पे एक तरीके का हेज का काम कर सकता है। और उसके बाद जब सेकंड लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन करना होगा तो स्टॉक्स के अंदर आप आके सोच सकते हो कि आपको मिड कैप में कितना डालना है, लार्ज कैप में कितना डालना है या स्मॉल कैप में कितना डालना है। वैसे ही जब आप डेट म्यूचुअल फंड की बात करते हो तो डेट में भी जाके आप थोड़ा देख सकते हो कि लो ड्यूरेशन में डालना है, लिक्विड फंड में डालना है, किस में डालना है। तो डाइवर्सिफिकेशन हमेशा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो ये जो पैनिक अभी मार्केट में क्रिएट हुआ है तो सबसे बड़ी लर्निंग यही देता है कि हमेशा हमें डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, ताकि डिफिकल्ट टाइम में अगर हमें कहीं पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप एक एसेट से पैसा निकाल के दूसरे एसेट में इन्वेस्टमेंट कर सकें। जैसे कि अगर स्टॉक मार्केट नीचे है, अगर आपने डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया होता, पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में डाला होता तो अभी आप लॉस में होते और आपके पास और एक्स्ट्रा पैसा नहीं होता यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का, ताकि आपका एवरेज प्राइस कम हो जाता। तो इस टाइम पे अगर आपका थोड़ा पैसा लिक्विड फंड में होता तो आप अभी एसटीपी करके थोड़ा पैसा वापस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते थे और जब यहाँ पे एवरेज प्राइस कम हुए तो इसका बेनिफिट उठा सकते थे। तो अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बताऊं, डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी अपना पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी से आप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सोचें। अब मैं बात करता हूं फिफ्थ लर्निंग की, और फिफ्थ लर्निंग जो बहुत से रिटेल इन्वेस्टर ये गलती करते हैं, जब मार्केट नीचे को जाती है तो वो बोलते हैं कि मैं अपना सारा पोर्टफोलियो आज सेल कर देता हूं और इससे पैसा निकाल के कैश रिजर्व रख लेता हूं, ताकि कल मार्केट जब और नीचे जाएगी मैं वापस इन्वेस्टमेंट करूंगा। और बहुत से लोग सिर्फ स्टॉक्स का पोर्टफोलियो ही सेल नहीं करते, अपने म्यूचुअल फंड को भी सेल कर देते हैं ऐसे टाइम में, ये बोल के कि जब मार्केट और नीचे जाएगी मैं तब बाय करूंगा। लेकिन दोस्तों, आपको ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। देखिए, मार्केट में दो तरीके के लॉस होते हैं, एक रियलाइज्ड लॉस, एक अनरियलाइज्ड लॉस। तो अगर आपका पोर्टफोलियो नीचे है तो वो लॉस आपका अनरियलाइज्ड लॉस है, आपने उसको अभी तक रियलाइज नहीं किया। लेकिन अगर आप अपने पोर्टफोलियो को बेच देते हो तो आप अपने लॉस को रियलाइज कर लेते हो, मतलब कि अपना लॉस बुक कर लेते हो। और ये गलती आपको कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैंने पूरी वीडियो में शायद बहुत बार बोला होगा कि मार्केट को टाइम करना इम्पॉसिबल है, बॉटम को प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। तो अगर आप आज अपने पोर्टफोलियो को बेचते हो ये सोच के कि कल आपको कम दाम पे मिल जाएगा, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। यहाँ पे आप एक प्योर गैम्बल कर रहे हो, जो आपको कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपका पोर्टफोलियो नीचे है तो वेट कीजिए, क्योंकि जब आपने इन्वेस्टमेंट की होगी एज अ रिटेल इन्वेस्टर, एज अ इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, आपने थोड़ा रिसर्च करके की होगी, आपको कॉन्फिडेंस होगा अपनी इन्वेस्टमेंट पे, तभी आपने अपनी इन्वेस्टमेंट की होगी। तो अभी आप अपना कॉन्फिडेंस शेक मत होने दें, और ये गलती कभी भी मत करें कि आप अपने पोर्टफोलियो को बेचेंगे और वापस से बाय करेंगे, क्योंकि दोस्तों इस केस में बहुत से ऐसे चार्जेस हो सकते हैं जिसको आप इग्नोर कर देते हो। जैसे कि अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अगर आप वहां से रिडीम मारते हो अभी, तो हो सकता है कि आपका एग्जिट लोड लग जाए। तो इस टाइम पे अगर आप अपने किसी भी एसेट को सेल करते हो, मान लो कि आप म्यूचुअल फंड को अपने को रिडीम करते हो, तो आपके ऊपर एग्जिट लोड लगने के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप शेयर मार्केट में अपने स्टॉक्स को सेल करते हो तो ब्रोकरेज हो सकता है। इसके अलावा बहुत से ट्रांजैक्शनल चार्जेस हो सकते हैं जो आपको पे करने पड़े, और जब आप इसको बाय करोगे तो आपको वो वापस से पे करने पड़ेंगे। तो उन चीज़ों को इग्नोर मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा एक अच्छे एसेट में लगा है जो टेम्परेरी टर्म्स में नीचे गया है, तो आपको अपने पोर्टफोलियो को मेंटेन करके रखना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आप और बाय करने चाहते हो, अगर आपके पास कैश रिजर्व है, तो अब आप उसमें उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने एवरेज प्राइस को कम कर सकते हैं। लेकिन सेल करके वापस से नीचे बाय करना एक प्योर गैम्बल हो सकता है, जो आपको पूरे तरीके से अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो हम वीडियो लेके आए थे प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए लेके आए थे, ताकि हमारा एक ही मोटिव था कि आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर इस टाइम पे पैनिक ना हो। आपको पैनिक नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, लेकिन यहाँ पे बाइंग भी आपको एक दिन में पूरे तरीके से नहीं करनी चाहिए, डेफर्ड तरीके से अपनी बाइंग करनी चाहिए। और इन 5 चीज़ों का ध्यान रख के मैं होप करता हूँ कि आप पैनिक नहीं करेंगे और आप अपनी इन्वेस्टमेंट को इस टाइम पे भी एक अच्छे तरीके से प्लान करोगे और आने वाले टाइम में आप एक अच्छी रिटर्न बना पाओगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो इन्वेस्टमेंट करते हैं या जो इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि उनके तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के ऊपर डालते हैं, जो आपको एक बहुत ही अच्छा और एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हैप्पी इन्वेस्टिंग।